हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और उसके बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज हम लोग इसका पार्ट 5 देखने वाले हैं। सीक्वेंस के साथ मैं टॉपिक्स ले रही हूँ, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स दे सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देखो, वहां पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। बच्चों, अगर किसी टॉपिक में डाउट है तो वैसे कमेंट मुझे जरूर करते चलो, और आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये लेक्चर देखने से पहले इसके प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है, तो बेहतर रहेगा कि इसके पहले के लेक्चर जरूर देखें। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको जरूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है 12.10 एडी करंट। ओके, तो बच्चों, एडी करंट स्टार्ट करने से पहले एडी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों को ये मैंने जो अभी इमेज यहाँ पे अपलोड किए हैं, ये आप लोगों को दिखाई दे रही है सब लोगों को? क्या है देखो, क्या कहते हैं बच्चों इसको कहा जाता है बवंडर। आपको पता होगा, है ना। बवंडर कब आता है? हमें बहुत बार सुनने को भी मिलता है, क्या बवंडर मचा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो। अगर हम बहुत ज्यादा चिढ़ गए, किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे, तो हमें मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, क्या इतना बवंडर मचा रहा है। बवंडर मचाना मतलब क्या? मान लो कोई तूफान आना, है ना। ऐसी सिचुएशन वाटर की कब होती है? जब कोई तूफान आता है। तो तूफान आना, यहाँ पे किसका तूफान आया है? तूफान आने की वजह से वाटर पार्टिकल्स ऐसे सर्कुलेट हो रहे, समझ में आ रहा है? तूफान आने की वजह से वाटर पार्टिकल्स ऐसे सर्कुलेट हो रहे और यहाँ पे बवंडर बना रहे। बवंडर का ही दूसरा नाम होता है बच्चों एडी। जैसे ये वाटर का बवंडर है, वैसे ही आज हम लोग यहाँ पे करंट का बवंडर देखने वाले हैं। करंट का बवंडर मतलब एडी करंट। तो बच्चों, एडी करंट क्यों आता है? एडी करंट मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ऐसा बवंडर होना मतलब करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, है ना। करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। तो ऐसा करंट क्यों फ्लो करेगा? क्लोज पाथ में। हमें तो पता है करंट क्लोज पाथ में ही फ्लो करता है। तो ये किसका होगा? करंट का बवंडर होगा। तो करंट का बवंडर किस तूफान की वजह से आ रहा है? ये तो हमें पता है, ये तूफान की वजह से आ रहा है, बट ये बवंडर किस तूफान की वजह से आ रहा है? तो इसी की हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। देखो, हम लोगों ने बहुत बार, अभी हम लोग ये प्रैक्टिकल ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार इमेजिन कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। इसी को अभी आगे कंटिन्यू करते हुए मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करने वाली हूँ। क्या देखो, यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था? एक लूप लिया था, है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे? एक मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया था? एक लूप रखा था, है ना। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक ऐसा लूप रखा था, और इस लूप को हमने v जितनी वेलोसिटी से पुल किया था। तो इसको पुल करने के बाद ऑब्वियसली ये लूप है बच्चों, ये क्लोज पाथ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोज पाथ बना रहा है। इसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, आपको पता होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो होता है। बट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे इस लूप लेने के बजाय हमने क्या किया? अभी एक कंडक्टिंग मेटल प्लेट ली। ऐसी प्लेट मतलब भरी हुई प्लेट, सिर्फ वायर नहीं है ऐसी, ये फ्रेम थी। ये क्या थी? फ्रेम। अभी हम फ्रेम नहीं लेने वाले, हम क्या करने वाले? एक प्लेट लेने वाले हैं, स्क्वायर शेप की प्लेट लेने वाले हैं, जो कि पूरी मेटल प्लेट है, मेटल से भरी हुई प्लेट है। ये मेटल प्लेट को अभी हम क्या करेंगे? v जितनी वेलोसिटी से इसको पुल करेंगे। तो यहाँ पे इस मेटल प्लेट को हमने v जितनी वेलोसिटी से पुल किया, तो ऐसे ऑब्जर्व हुआ बच्चों कि वो मेटल प्लेट के अंदर करंट जो है वो कैसे फ्लो हो रहा है? लाइक एडी, मतलब बवंडर जैसा करंट फ्लो हो रहा है। वो क्लोज पाथ बना रहा है, कुछ ऐसा क्लोज पाथ बना रहा है। यहाँ पे देखो, ऐसे क्लोज पाथ बनाता हुआ करंट वहां पे फ्लो हो रहा है, और इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है।
तो ये कौन से तूफान की वजह से हुआ? जैसे कि वाटर में बवंडर प्रोड्यूस हुआ, एडी प्रोड्यूस हुआ, जो हवा का एयर का तूफान आया था उसकी वजह से, वैसे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की रिलेटिव मोशन की वजह से ये एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। मतलब उसके अंदर वो एडी प्रोड्यूस हुआ। किसके अंदर? इस मेटल प्लेट के अंदर। तो बच्चों ये मेटल प्लेट के अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से वहां पे बहुत मैक्सिमम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब वो मेटल प्लेट वार्म हो जाती है। वार्म मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और उसकी वजह से हमें उस मेटल प्लेट के हीट को कम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी हम लोग वहां पे लगा रहे वो सारी के सारी मैकेनिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होती जा रही है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। और धीरे धीरे वो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होके पूरी तरह से वो मैकेनिकल एनर्जी खत्म हो गई। उसके बाद जो काम हमें करना था वो तो हम कर ही नहीं पाए। ओके, कुछ ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे इसी को कहा जाता है एडी करंट। तो एडी करंट का मतलब क्या बच्चों? सर्क्यूलेटिंग करंट। एडी करंट मतलब क्या? सर्क्यूलेटिंग करंट। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एडी करंट का मीनिंग होता है सर्क्यूलेटिंग करंट पासिंग थ्रू द, ये मेटल प्लेट के अंदर, पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग प्लेट when it is placed in a changing magnetic field, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। एडी करंट की डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन पहले लिखते हैं हम लोग। डेफिनेशन ऑफ एडी करंट, a circulating current passing through a conducting plate, when it is placed in a changing magnetic field। ओके, जब हम लोग इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडी करंट। सर्कुलेटिंग करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टिंग प्लेट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द चेंज इन रिलेटिव मोशन। अब देखो यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करें? अगर आपको ये मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में हो रहा है, ये अगर आपको मेजर करना है ना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक रॉड लेने वाले हैं। इस रॉड को हमने क्या किया? पिवोट किया है एट वन पॉइंट, एंड देन इस रॉड को हम लोग क्या करेंगे? इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ऑसिलेशंस देंगे। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे ऑसिलेशंस देंगे तो होगा क्या? देखो, ये रॉड को हमने मैकेनिकल एनर्जी दे दी। मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करेगा। तो होगा ये बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट करने के बाद उसकी हीट बढ़ती जाएगी, हीट एनर्जी बढ़ेगी, तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होते जाएगा। मतलब उसको क्या कहते हैं? हीट एनर्जी डिसिपेट होना, डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ हीट। ओके, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो रहा है? हीट एनर्जी में हो रहा है। ओके, और धीरे धीरे वो सारी मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी और वो जो ऑसिलेशन थे ना, वो ऑसिलेशंस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मतलब वहां पे वो रॉड जो है वो ऑसिलेट होगा ही नहीं। इनिशियली वो मैक्सिमम वाइब्रेशन के साथ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशंस दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगी, धीरे धीरे वो रॉड के ऑसिलेशंस जो है वो कम हो गए और धीरे धीरे वो रेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो क्या यहाँ पे कोई दूसरा कोई सॉल्यूशन है क्या? इस हीट एनर्जी को कम करने का कोई सॉल्यूशन है क्या? तो है, मैं बताती हूँ आपको इसका क्या सॉल्यूशन है। तो अभी देखो, इसको बहुत बार आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जाता है बच्चों, तो आप क्या करो? डायग्राम निकालो, यहाँ पे डायग्रामेटिकली उसको अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपको लिख के देती हूँ।
एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉड। देखो क्या लिखेंगे हम लोग, व्हेन rod is pivoted at one end, and oscillating in a magnetic field, then eddy current produced in the rod, रॉड के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू दिस एडी करंट rod gets warm, heated, ऐसे भी लिख सकते हैं। that means mechanical energy transformed into heat energy, mechanical energy transformed into heat energy। okay, heat energy due to continuously loss of mechanical energy, oscillations of the rod decreases, decreases and finally it comes to रेस्ट पोजीशन। फाइनली वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि उसकी सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी हीट एनर्जी के अंदर, तो फाइनली इट कम्स टू रेस्ट पोजीशन। तो बच्चों ये था हमारा एडी करंट। आप ऐसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स अगर आपको ऐड करने हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये एडी करंट रिड्यूस करने का कोई तरीका है क्या? तो रिडक्शन ऑफ एडी करंट का एक तरीका है, वो क्या? देखो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, ये जो प्लेट थी, ये जो मेटल प्लेट थी वो पूरी भरी हुई थी। तो यहाँ पे देखो ये इसका टोटल एरिया था। तो अगर मैंने ये एरिया कम किया, कैसे कम करेंगे हम लोग? ऐसे उसके पार्ट्स बना देंगे, ऐसे ब्लेड्स बना देंगे उसके अंदर। और अगर ये ब्लेड्स हमने बनाए तो उसकी वजह से उसका एरिया कम हो गया। तो एरिया कम होने की वजह से हीट कम प्रोड्यूस होगी। कैसे? देखो बच्चों, हमें पता है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन, कल हमने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करके दिया था। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखें। रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो आपको एक सेकेंड, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए ना, मान लो आपको उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है 4 मार्क्स के लिए एडी करंट को, तो आप क्या करो, दोनों डायग्राम्स निकालो। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो एक्सप्लेनेशन लिखा है उसको लिखो, रिडक्शन का भी पार्ट उसमें लिखा आपने तो भी चलेगा। 4 मार्क्स के लिए ये पूरा भर दो पेज, जितना ज्यादा हो सके एक्सप्लेन करते आए उतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दो। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, क्या होता है बच्चों, अगर आपको याद होगा तो एक बार मैं बता दूं। पावर का फॉर्मूला है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का ही मतलब होता है पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, वर्क डन यहाँ पे हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, वर्क डन हम लोग पोटेंशियल का लेंगे।
पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू आर। ये एक्सप्लेनेशन आपने नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, लेकिन मैंने लास्ट स्लाइड में ये बताया है ऑलरेडी। तो यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिलेगा I इंटू आई स्क्वायर आर टी। ये आई टी मैंने क्या लिया, करंट का फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। इससे Q इज इक्वल टू मिलेगा I इंटू टी। तो ये मैंने प्लेस किया बस। तो यहाँ पे मुझे क्या फॉर्मूला मिलता है वर्क डन का, I स्क्वायर आर टी। तो मुझे क्या मिलेगा देखो, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी डिवाइड बाय टी। तो टी टी गेट कैंसल और पावर इज इक्वल टू मिलता है I स्क्वायर इंटू आर। बच्चों इससे मुझे ये पता चलता है कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, I स्क्वायर को है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। तो होगा क्या देखो यहाँ पे, ये किसकी वजह से हो रहा है, दैट इंड्यूस्ड करंट की वजह से। इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी वजह से। तो अगर कुछ करके मैं वो इंड्यूस्ड करंट को थोड़ा कम कर दूं, तो कैसे कम कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग एरिया। एरिया अगर हमने कम किया तो वो हो सकता है कैसे देखो, अगर एरिया मैंने डिक्रीज किया, एरिया डिक्रीजेस, एरिया डिक्रीजेस, देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। देखो एरिया डिक्रीजेस देन रेजिस्टेंस नॉट डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कैसे देखो, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, कैसे देखो मैं बताती हूँ कैसे इंक्रीज होता है। क्योंकि बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रेजिस्टिविटी अगर आपको याद होगा, रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल, है ना। तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो इंटू एल अपॉन ए। मतलब L क्या है लेंथ, रो क्या है रेजिस्टिविटी। तो अगर यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहा है, डिवाइड बाय टर्म है, अगर एरिया डिक्रीज होगा बच्चों तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसकी वजह से यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होना मतलब क्या, करंट इंक्रीज, करंट डिक्रीज होना, बिकॉज रेजिस्टेंस ये करंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देयरफॉर करंट डिक्रीजेस, ओके। और अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीजेस, हेंस पावर ऑल्सो डिक्रीजेस, बिकॉज वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, पावर डिक्रीजेस। समझ में आया। दैट मीन्स अगर मैं एरिया रिड्यूस कर दूं, एरिया अगर मैं रिड्यूस कर दूं इन प्लेट्स का, तो उसकी वजह से यहाँ पे हीट लॉस जो है वो भी रिड्यूस्ड होगा। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं बाय reduction of area we can reduce the AD current, ओके। ये उसका यहाँ पे एडी करंट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वे, ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। ओके बच्चों, अभी देखते हैं इसके बाद एडी करंट का यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट। देखो डेड बिट गैल्वानोमीटर, यहाँ ये कुछ यूजेस है उसके। डेड बिट गैल्वानोमीटर में हम लोग कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में कर सकते हैं, मतलब इंडक्शन ब्रेक्स में कर सकते हैं, एंड इंडक्शन फर्नांस में कर सकते हैं। कैसे देखो एक एक का मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ आपको। डेड वेट गैल्वानोमीटर में क्या होता है आपको याद होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक फ्रेम होता है। ये गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हम लोगों ने स्टडी किया था, मैंने आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में उसको एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, देन यहाँ ऐसे रीडिंग्स होते हैं, 0 1 2 जो कुछ भी होगा ऐसे रीडिंग्स होते हैं ना। तो बच्चों होगा ये कि जैसे ही करंट इसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ऑलरेडी ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये हमारा तूफान है ना। ये तूफान ही तो क्या कर रहा है, बवंडर मचा रहा है, मतलब एडी करंट बना रहा है। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, जैसे इसके अंदर से करंट पास करेगा, ये रॉड इसके अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो बच्चों ये मूव करता ही रहेगा,
तो इसको रोकाने वाला तो कोई तो भी चाहिए, है ना। तो ये जब यहाँ मूव करना स्टार्ट करेगा बच्चों, तो इंड्यूस्ड करंट उसके अंदर फॉर्म होगा। इसका मतलब उसके अंदर एडी करंट पास होगा, और एडी करंट पास होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब यहाँ पे कुछ एनर्जी वो लॉस करेगा और एक पॉइंट पे जाके रुकेगा जहां पे उसकी पूरी एनर्जी लॉस हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि एडी करंट उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ था। उसकी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो गया? हीट एनर्जी में हो गया, और पूरी तरह से उसने लॉस किया और उसके बाद वो रुक जाता है। ओके, ऐसे वर्किंग होता है किसके अंदर? डेडबेड गैल्वेनोमीटर के अंदर। सेम स्पीडोमीटर के अंदर भी ऐसा वर्किंग होता है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ब्रेक। मतलब क्या? देखो, इलेक्ट्रिक ब्रेक मतलब जो ट्रेन होती है, ट्रेन के व्हील्स मेटल के बने हुए होते हैं, आपको पता होगा। तो बच्चों होता है कि जो ट्रेन की पटरी होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे ही वो ट्रेन को हमें रुकाना है, यहाँ पे ब्रेक लगा दिए ट्रेन के, और ट्रेन को रुकाना है, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, और ये है व्हील। ये व्हील इसके अंदर रोटेट हो रहा है। रोटेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस मेटल के व्हील में एडी करंट प्रोड्यूस होता है। उसकी वजह से वो व्हील की मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन इसमें होता है, हीट एनर्जी में होता है, और धीरे 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 वो सारी एनर्जी खत्म होगी, तो वो हीट में प्रोड्यूस होगा और वो व्हील रुक जाएगा, उसकी रेस्ट पोजीशन पे आएगा। जैसे वो रॉड का मैंने एग्जांपल लिया, जस्ट लाइक दैट। तो ये किस में होगा? इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर। ये सारा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दिया है बच्चों। उसके बाद है इंडक्शन फर्नास। इंडक्शन फर्नास क्या होता है बच्चों? फर्नास क्या होता है आपको पता होगा। इंडक्शन फर्नास हम लोग मेटल को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? मेटल को मेल्ट करने के लिए। तो होता ये है, हम क्या करते हैं, मान लो ये इंडक्शन फर्नास है, इसके अंदर मेटल के कुछ टुकड़े हैं, मेटल के टुकड़े, इसको मेल्ट करना है हमें। तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, तो यहाँ पे इसको वो फर्नास को रोटेट किया जाता है। रोटेट करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने की वजह से, ये जो मेटल के टुकड़े हैं, मेटल के पीसेस हैं, उनके अंदर एडी करंट पास करेगा। एडी करंट पास होने की वजह से बहुत मैक्सिमम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट की वजह से वो मेटल मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा होता है बच्चों। ऐसे बहुत सारे यूजेस है उसके, लेकिन उसमें से ही कुछ एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पे देखते हैं एडी करंट के, जो कि 4 एप्लीकेशंस आपके बुक में उन्होंने दिए हैं। कौन से देखो, डेडवेट गैल्वेनोमीटर, इंडक्शन मोटर, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक ब्रेक, इंडक्शन ब्रेक, इंडक्शन फर्नास, ऐसे 4 एप्लीकेशंस आपको दिए हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और बच्चों जो मैं बताती हूँ उतना आप लोग नोट डाउन करते चलो, अच्छे से पढ़ाई करते चलो। एग्जाम्स नजदीक आ रहे, टेंशन मत लो, बस 1 बाय 1 स्टडी करते चलो, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके बच्चों, ये था हमारा 12.10। अभी हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले 12.11, जिसके अंदर क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस नाम की चीज। इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एक्चुअली आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था इसके बारे में, वही अभी मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो बच्चों एक्चुअली इस टॉपिक में हम लोग एक कंपोनेंट स्टडी करते हैं। कौन सा? देखो, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या स्टडी किया था, आपको याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने एक नया कंपोनेंट देखा था। कौन सा? कैपेसिटर, है ना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेजिस्टर का स्टडी किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग रेजिस्टर का यूज करते हैं, ओके, जो कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का काम करता है। रेजिस्टर जो कि आर, जिसका ये कैपेसिटेंस देता है और ये आर देता है। वैसे हम लोग यहाँ पे एक नया डिवाइस स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडक्टर। क्या कहा जाता है? ऐसा डिवाइस, ऐसे कॉइल का बना हुआ, जैसे कि बच्चों सोलेनॉइड हमने स्टडी किया था, जस्ट लाइक सोलेनॉइड के जैसा ही होता है। तो इसको कहा जाता है इंडक्टर। क्या कहा जाता है? इंडक्टर, जो कि क्या करता है, खुद का इंडक्टेंस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। जैसे ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस प्रोड्यूस करता है सी, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है आर, वैसे यहाँ इंडक्टर का होता है इंडक्टेंस।
समझ में आया? तो ये इंडक्टेंस के बारे में ही आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है इसकी हम बात करेंगे, देन उसका एक फॉर्मूला है वो मैं आपको डिराइव करके देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है हमें, इसके पहले ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको बताना चाहती हूँ। देखो बच्चों ऐसे ऑब्जर्व किया गया है, देखो मान लो यहाँ पे हमने एक कॉइल ली, ठीक है, ठीक से सुनो मैं बताती हूँ उसको। एक कॉइल हमने ली एंड इस कॉइल के अंदर से हमने कुछ करंट पास किया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व हुआ बच्चों, जब ये करंट कांस्टेंट था, करंट हमने चेंज नहीं किया था, करंट क्या था, कांस्टेंट था। तो करंट जब कांस्टेंट था तो ये करंट इस कॉइल में से एज इट इज पास हो गया और यहाँ पे भी हमें उतना ही करंट मिला, सेम करंट मिला कांस्टेंट करंट के लिए। अब हमने क्या किया, ये कॉइल एज इट इज रखी और इस कॉइल में से हमने करंट पास किया। तो जब हमने करंट पास किया बच्चों, तो ये करंट हमने कांस्टेंट नहीं रखा, ये करंट हमने कौन सा रखा, वेरिएबल रखा। वेरिएबल करंट मतलब क्या होता है, वेरिएबल करंट मतलब एक तो वो करंट इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग हो सकता है। करंट एक तो इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग हो सकता है। तो उस वक्त ऐसे ऑब्जर्व किया गया बच्चों, जब ये करंट वेरिएबल था तो उस वक्त ये कॉइल ने एक खुद का करंट प्रोड्यूस किया था। और वो करंट बस प्रोड्यूस नहीं किया था, वो करंट था अपोजिट करंट, जैसे कि हमने लेंज लॉ में देखा है, आपको याद होगा। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ही ये करंट इंक्रीजिंग है, देखो ये आने वाला करंट क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ये कॉइल क्या करती है, ये कॉइल खुद का एक करंट बनाती है, खुद का एक करंट बनाती है। वो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो करा रही है और इस आने वाले करंट को वो क्या कर रही है, डिक्रीज करने का काम कर रही है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो करंट है वो इंक्रीज होना चाहता है, लेकिन ये आने वाला करंट, ये कॉइल ने जो करंट प्रोड्यूस किया है वो क्या कर रहा है, उसको डिक्रीज करने का काम कर रहा है। तो डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, इसको ये करंट डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कैसे हो सकता है, अगर अपोजिट साइड से करंट फ्लो कराया तो डिक्रीज होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखो कल भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने किसी लड़के को काम पे रखा है ना, और जब वो कांस्टेंट था, वो बिजनेसमैन उसको कॉन्स्टेंटली पढ़ा रहा था, तब उसने कुछ अपोज नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो बिजनेसमैन ने थोड़ा बहुत उसको पढ़ाना, अलग तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसको गुस्सा आने लगा, है ना। तो उसने क्या किया कि हाँ अभी मैं इसके जैसा, इससे भी बेहतर बिजनेस कर सकता हूँ, तो उसने अपोजिशन स्टार्ट किया। अपोजिशन कैसे स्टार्ट किया, जब वो तरक्की कर रहा है, मतलब ग्रोइंग करंट है, तो ये उसको कम करने का काम कर रहा है, डिक्रीज करने का काम कर रहा है। मतलब वो लड़का अभी उसी को अपोज करना है, जिसने उसको खड़ा किया, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको अपने पैरों पे खड़ा किया, तो वो उसी को अपोज करने का काम कर रहा है। कौन, ये करंट, कॉइल का करंट, है ना। मतलब जब करंट इंक्रीजिंग है तो ये कॉइल क्या करेगी, ऐसा करंट बनाएगी ताकि वो उसको डिक्रीज कर सके। वो कैसे पॉसिबल है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन से करंट पास करेगी, है ना। व्हेन करंट इंक्रीजिंग, और ग्रोइंग भी हम लोग बोल सकते हैं, दैट मीन्स इट डिक्रीज द ग्रोइंग करंट। और इसके अपोजिट अगर मैंने डिक्रीज करना स्टार्ट किया, मान लो वापिस हमने कॉइल वही ली और यहाँ पे अभी करंट कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो अब क्या होगा, देखो अब हुआ ये कि उस लड़के को बुरा लगने लगा, क्योंकि इसकी तरक्की अभी घट गई, वो मालिक की जिसने उसको बनाया था। अब उसको लगा कि बेचारा अभी बहुत लॉस में जा रहा है, तो अभी मैं इसको मदद करता हूँ। तो वो मदद कैसे करता है, उसको इंक्रीज करने के लिए मदद करता है। एग्जाम्पल अच्छा है ना। तो इसको डिक्रीज, जब वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, तो अभी क्या किया, इसने इसको हेल्प करना स्टार्ट किया, मतलब इसको इंक्रीज करने के लिए उसने करंट फ्लो कराया। तो अभी अगर इसको इंक्रीज करना है बच्चों, तो ये सेम डायरेक्शन से करंट फ्लो कराएगा। समझ में आया? देखो मतलब जब इंक्रीजिंग करंट है तो ये अपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लो करा के उसको डिक्रीज करता है, और जब वो डिक्रीजिंग करंट है तो सेम डायरेक्शन से करंट फ्लो करके उसको इंक्रीज कराता है। कौन,
कॉइल इंक्रीज कराता है। तो ये जो है बच्चों, इसके अंदर जो ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को कहा जाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसका खुद का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, और खुद का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसका मतलब इसका फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हियर, ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैग्नेटिक फील्ड बन रही है मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रही है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब करंट इंक्रीजिंग होता है, ये पॉइंट्स जो है वो आप याद रखो। व्हेन आई इंक्रीजिंग then कॉइल या फिर इंड्यूस्ड करंट बोलो, देन इंड्यूस्ड करंट decreases it and when I decreasing then induced current increases it. बच्चों देखो, ये बातें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैं बता देती आपको, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, एज इट इज़ रट लो, कोई बात नहीं है। जैसे मैं आके बोर्ड पे फाड़ लिख के आपको बता देती, चलो इसको रट लो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बच्चों इसको अंडरस्टैंडिंग करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए बनाए गए ना, इसमें आपका यही नॉलेज चेक हो रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितना है, उस लेवल का डेप्थ आपको कितना पता है। मतलब ये सब कुछ। तो इंडक्टर जहां पे, इंडक्टर किसका काम कर रहा है बच्चों? अपोजिशन का। मतलब जिस कॉज की वजह से वो बना है, वो उसी को अपोज करने का काम कर रहा है। जब वो इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज, जब वो डिक्रीज करेगा तो इंक्रीज। बच्चों ये कोई तो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, रिलेट कर रहा है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसका रोल निभा रहा है। कौन सा, वो मैं आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगी। तब आप सोच के रखो कि ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी में ये रोल कौन निभाता है? अपोजिशन का, चेंज को अपोज करने का रोल। ये क्या कर रहा है? यहाँ पे नोट लिख लो चाहे तो। क्या कर रहा है? इट अपोजेस द चेंज। ये प्रॉपर्टी किसकी है बच्चों? मैकेनिकल में, आपको याद होगा, सोच के रखो, मैं बताऊंगी आपको, है ना। इट अपोजेस द चेंज, आपके लिए अभी एक क्वेश्चन में छोड़ देती हूँ। तो अभी चलो इसी को अभी स्टडी करते हैं हम लोग। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। ये तो समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी करके रखो बच्चों। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में आपको बस इतना ही लिखना है जो आपको रट के जाना है। बट फिजिक्स में रटना मना है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अब रटने की बारी आ गई, क्योंकि कितना भी बताए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आता है। आप है ना पढ़ा के दो, बस हम रट लेंगे। बहुत सारे बच्चों की अभी टेंडेंसी यही है कि रट के जाते, लिख के आते हैं, रट के भी हो जाता है। लेकिन बच्चों अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी मस्ट। देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉइल ली, कॉइल ऐसे भी ली तो भी चलता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने एक रेओस्टैट लगाया, एक बैटरी लगाई और एक की लगाई, और इसमें से हमने करंट पास कराया। तो इसमें से जब हम करंट पास करेंगे बच्चों, तो ये करंट जब इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, रेओस्टैट का यूज करके करंट हम लोग चेंज करेंगे। तो करंट चेंज होने की वजह से उसके अंदर जो फ्लक्स है वो भी चेंज करेगा, है ना। और वो फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द आई। व्हेन आई इंक्रीजेस देन फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस, एंड व्हेन आई डिक्रीजेस फ्लक्स आल्सो डिक्रीजेस। क्योंकि ये कॉइल जो है, इसमें से जब करंट पास होता है तो उसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब मैं आती हूँ सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर। तो चलो लिखते हैं, कंसीडर अ कॉइल। फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ कॉइल connected in series with rheostat
रेवोस्टैट एंड बैटरी। रेवोस्टैट क्या होता है? करंट चेंज करने के लिए यूज किया हुआ इक्विपमेंट है वो। एंड बैटरी टू फ्लो द करंट, इनसाइड इट। ओके, इनसाइड इट। जब इसमें से करंट फ्लो होगा, दिस करंट इज चेंजिंग। ओके, व्हेन करंट इज चेंजिंग, then magnetic field produced in a coil, and EMF is induced in a coil according to Lenz law। लेंस के हिसाब से, है ना। फैराडे ने क्या कहा था? E इज इक्वल टू होता है d∅/dt, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से EMF इंड्यूस्ड होता है। और उसको माइनस साइन किसने दिया था? लेंस। उन्होंने कहा कि ये चेंज को अपोज करने का काम कौन करता है? वो वही जिसने उसको करंट बनाया। EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल, ओके, कॉइल। लेट, इसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड है, लेट फाई इज अ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल, देन क्या होगा? देखो, दिस फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये फ्लक्स क्या होगा? आने वाले करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन करंट इंक्रीजेस, फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस, राइट। दैट मीन्स फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट इनटू आई। ओके, तो यहाँ ये जो कांस्टेंट का काम कर रहा है बच्चों, ये क्या है? हमारा इंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं L से, L इंटू आई। और इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे? L इज इक्वल टू फाई एज इट इज रखो, I को नीचे डिवाइड करो, तो फाई डिवाइड बाय आई, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं L इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस इसको बोला जाता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, इसका और एक नाम है बच्चों, इसको ना कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऐसे भी बोला जाता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। इसको और एक तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये तो है ही, मान लो यहाँ पे मैंने एक ही कॉइल, ये मैंने किसके लिए निकाला? बस एक कॉइल के लिए। ऐसे नंबर ऑफ कॉइल से, मान लो नंबर ऑफ कॉइल्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, ये फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, ये फॉर्मूला बनता है n इंटू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब n इंटू फाई इज इक्वल टू बनेगा वापिस कांस्टेंट इंटू आई। सो ये कांस्टेंट है हमारा L, n इंटू फाई इज इक्वल टू L इंटू आई, और इसी को हम लोग लिखते हैं L इज इक्वल टू n इंटू फाई डिवाइड बाई आई। तो ये भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो बच्चों ये अगर नंबर ऑफ टर्न्स दी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, और अगर बस आपको फाई दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। दोनों फॉर्मूले यूज किए तो भी चलेगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कम ऑन। उसके बाद देखो बच्चों, ये तो है ही, इससे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखो, फाई इज इक्वल टू L इंटू आई। ओके, अब इसी का यूज करके हम लोग और एक डेफिनेशन यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब कैसे? देखो, एक मिनट, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्लाइड लेती हूँ मैं। हाँ, अब देखो, इसको और एक तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है ही क्या, फाई इज इक्वल टू क्या बनता है? L इंटू आई, है ना। ये फॉर्मूला हमने देखा। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडे ने क्या कहा था कि EMF इंड्यूस होता है। फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, तो फाई की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं L इंटू आई। सो E इज इक्वल टू बनेगा माइनस डी बाई डी टी L इंटू
आई, तो इसमें से L बाहर निकालो, माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। तो बच्चों ये भी फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है। इससे देखो L क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ई ऊपर रखो डी आई बाई डी टी, डिवाइड करो, क्योंकि ये डी आई बाई डी टी जब मैं इस साइड शिफ्ट करूंगी तो यहाँ पे डिवाइड होगा। तो डी आई बाई डी टी मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों यहाँ दो दो डेफिनेशंस बन सकती है। एल का ये एक फॉर्मूला है और यहाँ इससे क्या बन सकता है, एल इज इक्वल टू फाई डिवाइड बाई आई, ये एक फॉर्मूला बन सकता है ना। तो इससे अलग अलग डेफिनेशन बन सकती है इंडक्टेंस की। तो सबसे पहले तो हम इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं या फिर डेफिनेशन लिख लें, ठीक है चलेगा। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ना। पहली डेफिनेशन देखो क्या बनेगी इसकी, डेफिनेशन वन कौन से फॉर्मूले से बनेगी, ये वाले फॉर्मूले। दोनों डेफिनेशन आप लोग इसकी लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। मैग्नेटिक फ्लक्स produced in a coil per unit current flowing through it, per unit current flowing through it is called self inductance। ओके, ये पहली डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 1। उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन नंबर 2। क्या है डेफिनेशन 2, EMF induced in a coil per unit rate of change of current with respect to time, है ना। क्या है, self inductance is defined as EMF induced in a coil per unit rate of change of current, ओके। ये दो दो डेफिनेशन बनेगी बच्चों। अभी इससे ऐसा यूनिट देखो क्या बनेगा, ऐसा यूनिट क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से ऐसा यूनिट बनेगा, इसका वोल्ट है, इसका एम्पियर है, इसका सेकेंड है। तो ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या बनेगा, ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर पर सेकेंड, है ना। सेकेंड जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिजाइन किया है, तो हेनरी बोलेंगे हम इसको। एच का ही मीनिंग होगा वोल्ट सेकेंड पर यूनिट एम्पियर। तो ऐसा हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट फिर आता है हेनरी। ओके, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, उसके बाद हम लोग एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं। कम बच्चों, अभी हम बात करने वाले, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि मैकेनिकल एनर्जी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, उसका आंसर मैं आपको अभी बताती हूँ। इंडक्टर का काम मैकेनिकल एनर्जी में कौन कर रहा है, बताओ, सोचा क्या आपने, कौन कर रहा है। देखो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, क्या, show that self inductance L of an electrical circuit plays the same role as played by mass in mechanical motion। अरे ये क्या हो गया, इंडक्टर का काम मास कर रहा है। यस बच्चों, ऑब्वियसली इंडक्टर का काम मास कर रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैंने क्या बोला कि इंडक्टर क्या करता है, अपोज टू चेंज, इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा तो वो इंक्रीज करेगा, उसको चेंज नहीं चाहिए। तो न्यूटन का अगर आपको फर्स्ट लॉ याद होगा, एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टेड ऑन इट। इसका मतलब क्या कि उसको चेंज नहीं चाहिए,
किसी भी बॉडी, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहना है, मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहना है, उसको चेंज नहीं चाहिए। और ये इसको अपोज करने का काम कौन करता है? किसी भी बॉडी का मास। बॉडी के अंदर, मतलब मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट उठाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा है? इसके अंदर की एक प्रॉपर्टी है जो हमें अपोज करने का काम कर रही है। उसकी प्रॉपर्टी का, वही उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मास। मतलब हर एक बॉडी की इनबिल्ट इनहरेंट प्रॉपर्टी जो चेंज को अपोज करने का काम करती है। जैसे कि हम सोए हुए तो हमें जगने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर हम जगे हुए हैं तो सोने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। हमारी बॉडी को भी चेंज नहीं चाहिए, कोई भी चेंज। डेली रूटीन चल रहा है ना, तो उसमें चेंज आ गया तो हमारी चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है ना। इसका मतलब क्या? हमारे अंदर भी एक इनहरेंट प्रॉपर्टी है जो चेंज को अपोज करने का काम करती है, और वही प्रॉपर्टी का नाम होता है मास। लेकिन ये तो मैंने बता दिया मास है, बट इसको चाहिए प्रूफ। फिजिक्स प्रूफ के सिवाय बात नहीं करता। तो चलो अब इसी को हमें प्रूफ करना है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ इंडक्टेंस का काम कर रही है, वही प्रॉपर्टी मैकेनिकल मोशन में कौन कर रहा है? मास कर रहा है। ठीक है, तो मास है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो अभी यहाँ पे एक बात याद रखो, जब हम लोग क्या कर रहे हैं? करंट फ्लो करा रहे उस कॉइल में से, तो कॉइल क्या कर रही है? सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस करने का काम कर रही है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। और जब ईएमएफ इंड्यूस कर रही है बच्चों, इसका मतलब उसके अंदर अपोजिशन आ रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने में हमें अपोजिशन आ रहा है, तो वर्क डन करना पड़ेगा। जहां अपोजिशन वहां वर्क डन। अपोजिशन नहीं है तो वर्क डन की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वर्क डन कब आता है? जब अपोजिशन होता है ना। तो जब किसी कॉइल में से, किसी सर्किट में से हम करंट इंक्रीज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वो अपोज करेगा, और वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो चलो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, व्हेन करंट इंक्रीज इन द सर्किट। इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, इंक्रीज इन द सर्किट, then EMF induced in the circuit, EMF induced in the circuit, okay, which opposes to it, उसको अपोज करने का काम करता है। ठीक है, यस। hence work should be done to establish the current. Work should be done to establish the magnetic flux. Magnetic flux establish करने के लिए हमें magnetic flux associated with it, है ना। तो वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला देखो हम किसके ऊपर से? पोटेंशियल, ईएमएफ के ऊपर से। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? देखो ईएमएफ मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बहुत सारी जगह पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। V की जगह पे मैं लेती हूँ E, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? E इंटू क्यू। क्यू ही होता है I इंटू टी, चार्ज इंटू टाइम। तो W इज इक्वल टू बनेगा E इंटू I इंटू टी। पहले हम लोग एक छोटे से वर्क डन पे काम करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले छोटा सा वर्क डन, छोटे से एलिमेंट पे हम लोग काम करते हैं। स्मॉलेस्ट वर्क डन इज, छोटा सा वर्क डन तो छोटा सा टाइम। वर्क डन इज क्या होता है? dw इज इक्वल टू E तो एज इट इज रहेगा इंटू I भी एज इट इज रहेगा, तो टाइम भी हम छोटा सा लेंगे dt। ठीक है, अब यहाँ पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। अभी हमने डिराइव किया L इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, क्या बनेगा? dw इज इक्वल टू E की जगह पे मैंने लिखा माइनस L इंटू
डी आई बाई डी टी। देखो बच्चों क्या कर रही हूँ मैं, जरा देख लो। स्मॉलेस्ट वर्क डन लिया मैंने डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है ई इंटू आई इंटू डी टी। तो यहाँ ई इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये ई का फॉर्मूला मैंने डी डब्ल्यू के फॉर्मूले में पुट करना है। तो ई और आई यहाँ एज इट इज रहेगा, डी टी भी एज इट इज रहेगा। तो ये डी टी गेट कैंसल हियर। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिलता है, माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। ठीक है, ये छोटा सा वर्क डन मिला है बच्चों, मुझे अभी बड़ा वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इसको इंटीग्रेट करूंगी। ठीक है, तो टोटल वर्क डन के लिए मुझे करना है इसको इंटीग्रेट। देयरफॉर टोटल वर्क डन इज W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू आई 0। मान लो करंट पहले 0 था, फिर आई 0 हो गया इंड्यूस करंट। तो 0 टू आई 0 मैंने क्या किया, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया। कॉन्सेंट्रेट करो बच्चों, डी डब्ल्यू। ओके, अब ये डी डब्ल्यू की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू 0 टू आई 0 डी डब्ल्यू माइनस एल इंटू आई इंटू डी आई। अब यहाँ पे हमें पता है ये जो L है ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं बाहर ले सकती हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते। तो W इज इक्वल टू बनेगा माइनस एल 0 टू आई 0 आई इंटू डी आई। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एल एज इट इज रहेगा। I का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, I रेज टू 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 बनेगा 2 आई स्क्वायर अपॉन 2 0 टू आई 0 है ना। तो अभी पहले हम लोग आई 0 पुट करेंगे, लिमिट पुट करते पता है ना। मैं क्या करती हूँ, हाफ को बाहर ले लेती हूँ। तो हाफ को मैंने लिया बाहर, माइनस एज इट इज है एल आई स्क्वायर की, यहाँ पे आई है, ये आई की जगह पे पहले आई 0 पुट करो, आई 0 स्क्वायर माइनस उसके बाद 0 पुट करो 0 स्क्वायर, लिमिट पुट करते हैं आपको पता होगा। तो ये फॉर्मूला बनता है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू एल आई 0 स्क्वायर। ओके, और अगर मैंने बस मैग्नीट्यूड ली, साइन हटा दिया, तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, हाफ एल आई 0 स्क्वायर। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है, देखो कंपेयर करो। ये फॉर्मूला है वर्क डन का। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इन मैकेनिकल मोशन वर्क डन, मैकेनिकल मोशन वर्क डन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो देखो बच्चों कंपेयर करो जरा फॉर्मूला। v मतलब यहाँ वेलोसिटी है, ओके, यहाँ कौन फ्लो हो रहा है, करंट, तो करंट I है, I का स्क्वायर है, हाफ है, हाफ है, L की जगह पे कौन आ रहा है, m आ रहा है। तो इससे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 बोलो, यहाँ पे इक्वेशन 2 बोलो, और बोलो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can conclude that self inductance L, मैं डायरेक्टली L लिखूं, L of an electrical circuit of an, अब as it is ये क्वेश्चन लिख दो यहाँ पे, L of an electrical circuit plays the same role as it is, लास्ट का show that prove that होगा तो as it is लिख देने का, plays the same role as played by mass in mechanical motion. Understand everyone? Very easy peasy. Come on, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, आप यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। DW लिखो, उसके बाद E का फॉर्मूला पुट करो, E का फॉर्मूला पुट करने के बाद इंटीग्रेट करो, आई स्क्वायर अपॉन 2 लिखो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखो, इसको कंपेयर करो हाफ mv स्क्वायर से,
एंड देन डायरेक्टली आप लोग ये स्टेटमेंट लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, कम ऑन। हो गया, चलो बहुत पढ़ा के हो गया, थक जाती हूँ मैं पूरा 1-1 घंटा 2-2 घंटा बात करके। बट मैं सिलेबस कवर करवा के रहूँगी, मैंने प्रॉमिस किया है ना आप लोगों को, तो सिलेबस कवर करवा के ही रहूँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बस पढ़ते जाओ। देखो बच्चों, हर एक चीज़ को है ना कॉस्ट पे करनी ही पड़ती है। हारना बहुत आसान है, अगर आपको नहीं मार्क्स चाहिए ना तो सोते रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ में हारना बहुत आसान है, कुछ करो ही मत, सोते रहो, दिन भर सोते रहो, रात को सोते रहो, कोई बात नहीं। बट अगर मार्क्स चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है, कॉस्ट पे करनी पड़ती है। कॉस्ट कौन है यहाँ पे? कॉस्ट है आपके मार्क्स, नींद, आपकी नींद, आपकी एंजॉयमेंट, ये आपकी कॉस्ट है। इसको पे करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। लाइफ में हारना हर जगह पे आसान है बच्चों, हारना है तो हार जाओ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कभी कभी लाइफ में है ना ऐसी सिचुएशंस आती है तो बहुत पछतावा होता है। उस वक्त हमें याद आता है काश मैंने थोड़ी बहुत मेहनत कर लेती तो अच्छा होता है ना। तो बच्चों हार्डवर्क करते रहो, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। चलो अभी थोड़ा चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी सेम है, इसका आंसर भी आपको सेम लिखना है, बस क्या करना है चेंज में बताती हूँ। क्या क्वेश्चन है देखो, शो दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन। सेल्फ इंडक्टेंस इन द सर्किट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ यूनिट करंट। यूनिट करंट मतलब क्या? यूनिट करंट का मतलब होता है I0 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये यूनिट करंट है। तो उन्होंने क्या बोला कि शो करो कि इंडक्टेंस जो है, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो ट्वाइस ऑफ वर्क डन है। तो बराबर है। देखो बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया, हाफ इंटू LI0 स्क्वायर, है ना। हाफ इंटू LI0 स्क्वायर ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे I0 की वैल्यू तो 1 है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ इंटू L1 स्क्वायर। तो यहाँ 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो L इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 ऑफ वर्क डन। यही तो प्रूव करना था बच्चों। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस इज ट्वाइस ऑफ वर्क डन, है ना, इज ट्वाइस ऑफ वर्क डन, ट्वाइस ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट करंट, फॉर यूनिट करंट। ओके डन। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कम ऑन। उसके बाद एक इसका सोलेनॉइड का एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, देन थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हम लोग भी देखेंगे इसके। ओके बच्चों, अब देखते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का अभी हम लोग देखते हैं, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन इंडक्टेंस, है ना। ये देखो, एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब L/L, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ नियर द मिडल ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। आपको याद होगा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कैसे होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं, इस रॉड को हम लोग कुछ वायर्स ऐसी वाउंड करते हैं, कुछ वायर्स को वाउंड करते हैं लाइक दिस, एंड देन यहाँ से बैटरी कनेक्ट करके उसके अंदर से हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, है ना। ऐसे ही होता है सोलेनॉइड। देन जब इसमें से करंट पास होगा तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और उसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा। तो वही सेल्फ इंडक्टेंस हमें यहाँ पे शो करना है, फाइंड करना है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, कंसिडर a long solenoid of length, solenoid of length, क्या है लेंथ उसकी, L, स्मॉल l उसकी लेंथ है, कैपिटल L इंडक्टेंस है बच्चों। देन यहाँ पे ये कहाँ से आ गया, बीच में ही, यहाँ पे मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, है ना। When current
current pass through the coils of solenoid, then magnetic flux produced in the solenoid. ओके उसके बाद then self inductance of solenoid is क्या होगा? L is equal to क्या था फॉर्मूला बच्चों? N phi अपॉन I करंट, है ना? ये फॉर्मूला डिराइव किया था. यहाँ N क्यों लिया मैंने? नंबर ऑफ टर्न्स है इसलिए मैंने N लिया है. तो N phi अपॉन I. ठीक है. तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड की, ठीक है, N नंबर ऑफ टर्न्स और phi का फॉर्मूला हमें डिराइव करना होगा. आपको याद है सोलेनॉइड के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? ज़रा याद करो क्या था फॉर्मूला. हमने डेरिवेशन लिखा है. तो यहाँ पे देखो वेयर N इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स. देन phi इज इक्वल टू क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. एंड I इज इक्वल टू क्या है? करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड. करंट passing through the solenoid. अब देखो यहाँ N इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? N इज इक्वल टू होता है N इंटू L. याद होगा आपको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. N इज इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ये N की वैल्यू थी. तो इससे N इज इक्वल टू क्या बनेगा? N इंटू L. इसको ऑलरेडी हम लोग सोलेनॉइड में पढ़ चुके हैं. phi इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? b बार डॉट a बार. और इसके अंदर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही साइड में है. तो बी ए कॉस थीटा 0 बनेगा. कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे बस आएगा b इंटू ए. और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी होती है? इसको रफ कर दूँ? इसकी कोई ज़रूरत है? कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होती है? म्यू नॉट Ni. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज इक्वल टू होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni. चलो पुट कर दो सभी वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर एंड देन सॉल्व करो. L इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखो अभी N इज इक्वल टू पुट करो N इंटू L. ओके. देन phi इज इक्वल टू पुट करो B इंटू A डिवाइड बाय क्या है? I. और B की जगह पे ये पुट करो L इज इक्वल टू N इंटू L इंटू म्यू नॉट Ni. एरिया एज इट इज रखो डिवाइड बाय I गेट कैंसल. तो L इज इक्वल टू मिलता है N इंटू L इंटू म्यू नॉट N इंटू A. ओके. N इंटू N क्या बनेगा? N स्क्वायर L म्यू नॉट A, है ना? बच्चों हमें क्या चाहिए? देखो इसको, ये तो फॉर्मूला मिल गया, बट हमें यहाँ क्या चाहिए ज़रा देखो. इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. ये L को नीचे शिफ्ट करो. तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ चाहिए, कैपिटल L अपॉन L चाहिए. तो ये क्या बनेगा बच्चों? N स्क्वायर म्यू नॉट A, है ना? इसमें A की वैल्यू क्या होती है? पाई आर स्क्वायर. तो पुट कर दो. ये तो फॉर्मूला ये भी चलेगा, है ना? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ. तो L अपॉन L इज इक्वल टू होता है N स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर. और रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2. तो रेडियस का स्क्वायर अगर मैंने किया तो मुझे मिलेगा d स्क्वायर अपॉन 4. तो ये वैल्यू इधर पुट करो तो क्या मिलेगा? L अपॉन L इज इक्वल टू N स्क्वायर म्यू नॉट पाई d स्क्वायर अपॉन 4. तो
तो बच्चों ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें मिलता है किसका, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ नियर द मिडल ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, इसका फॉर्मूला है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। तो बच्चों अभी सोलेनॉइड तो हो गया, अब ऐसे ही हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। जैसे सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है वैसे ही यहाँ पे टोरॉइड का भी सेल्फ इंडक्टेंस हमें निकालना होगा। तो टोरॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस में आपको है ना सॉल्व न्यूमेरिकल्स में ये क्वेश्चन दिया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस आर एंड मेजर रेडियस कैपिटल आर। तो इसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं टोरॉइड क्या होता है। टोरॉइड मतलब क्या होता है कि एक सर्कुलर रिंग होती है, इस सर्कुलर रिंग में ऐसे वायर्स को वाउंड किया है, टर्न किया है, ठीक है। तो ये वायर्स को टर्न किया हुआ रिंग जो है इसको हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। तो ये एक्सिस जो है बच्चों, ये एक्सिस से एक पॉइंट है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो ये मेजर रेडियस जो है कैपिटल आर और ये कितनी है, स्मॉल आर। तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली थी, आपको याद है, मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of toroid is क्या होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, ये फॉर्मूला था। इससे ही हमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिलेगा बच्चों, हमें L का फॉर्मूला निकालना है, इतना याद रखो। मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे मैं क्या करूंगी पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिराइव करूंगी। सो फैराडेज का यूज करके हम E निकालेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और E को कंपेयर करके L निकालेंगे। वेरी सिंपल, देखो तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इज क्या होगा, फाई इज इक्वल टू होता है B इंटू ए, और यहाँ पे एरिया क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। यहाँ स्मॉल आर लेना है और यहाँ कैपिटल आर, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, मेजर रेडियस है, ये स्मॉल रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ B की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई गेट कैंसिल होता है यहाँ पे, एंड फाई इज इक्वल टू मिलता है म्यू नॉट एन आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है, ईएमएफ इंड्यूस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या, E इज इक्वल टू माइनस एन लेना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है, डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ फाई की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, है ना, ये जो हमने बनाया हुआ फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करो। तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी, और फाई क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट है, देखो म्यू नॉट एन आर स्क्वायर 2 आर, ये सबको बाहर निकालो तो क्या आएगा, एन, ये कैपिटल एन है, हाँ बच्चों, इसको मैं कैपिटल एन लिखती हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पे मैंने गलती से देखो स्मॉल एन कर दिया, बट इसको है ना आप लोग कैपिटल एन करो। अरे यार क्या है, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 आर, है ना, तो यहाँ कैपिटल एन करो बच्चों, आई एम सो सॉरी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर। तो ये जितने कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, n इंटू एन क्या बनेगा, n स्क्वायर। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर, इसको एक ब्रैकेट में ले लो, और यहाँ बचेगा देखो d बाई डी टी, और उसके पास i, डी आई बाई डी टी। तो बच्चों अगर इस इक्वेशन को हमने अगर कंपेयर किया ना किसके साथ, ईएमएफ का जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है आपको याद है, ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या था, E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई
dt। तो जब इसे कंपेयर किया तो ऐसे पता चला कि l की जगह किसी और ने ली है। किसने? l की जगह इसने ली है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बोलो इसको, चाहे तो इसको इक्वेशन 2 बोलो। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी विल गेट हियर? क्या मिलता है हमें? L इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 n स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। ये फॉर्मूला मिलता है बच्चों किसका? सेल्फ इंडक्टेंस का। सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ऐसे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। बच्चों उसके बाद देखो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है। पहला न्यूमेरिकल, अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी। देखो यहाँ पे L दे के रखा है। हमेशा याद रखो गिवन लिख लो। गिवन लिखने से हमें क्लियर हो जाता है हमें करना क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे। इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ स्विच एंड अ बैटरी। आफ्टर द स्विच इज क्लोज द स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द करंट इज 5 एम्पियर। मतलब पहले उसकी वैल्यू I1 कितना था? 5 एम्पियर था, और जैसे ही हमने स्विच बंद किया तो वो स्टेडी मतलब जीरो पे आ गया। I2 कितना बन गया? 0। द स्विच इज देन सडनली ओपन कॉजिंग द करंट टू ड्रॉप टू 0 इन 0.2 सेकेंड्स। मतलब करंट 0 पे आ गया और कितने सेकेंड्स में? dt इज इक्वल टू कितना है? 0.2 सेकेंड्स में वो 0 पे आ गया जैसे हमने स्विच बंद किया। फाइंड द EMF डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टेंस एज द स्विच इज ओपन्ड। मतलब हमें E निकालना है। देखो बच्चों वेरी सिंपल, क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू L इंटू di/dt। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें di/dt मतलब यहाँ I की वैल्यू हमें एक याद रखो, यहाँ पे हाँ आप लोग है ना बस उसकी मैग्नीट्यूड कंसीडर करनी है। चेंज इन करंट कितना है? 5, बस 5 लेना है, माइनस साइन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या बनेगा? L कितना है? 5, तो 0 माइनस 5 I2 माइनस I1 ना। di क्या बनेगा यहाँ पे? I2 माइनस I1। I2 कितना है बच्चों? 0 माइनस 5, तो ये मुझे मिलता है -5, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड लेती हूँ ओनली तो ये बस 5 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने 5 एम्पियर लिया डिवाइड बाय 0.2 सेकेंड। तो E इज इक्वल टू 5 इंटू ये बनेगा 5 डिवाइड बाय 0.2 सेकेंड। तो 2 को हम ऐसे लिख लेते, 2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
5 इंटू 2.5 इंटू ये 10⁻⁻1 ऊपर शिफ्ट होगा तो 10 ई इज इक्वल टू 5 इंटू 25, 2.5 इंटू 10 25, दैट इज इक्वल टू 125। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, और भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मुझे लगता है आई थिंक हमें यहाँ पे रुकना चाहिए। एक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ। अभी मैं रोज होमवर्क देने वाली हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे एज अ होमवर्क। इसका आंसर मुझे, हाँ, लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर उसको पेस्ट किया है, मतलब आई थिंक 3 या 2 में, वीडियो 2 में मैंने आई थिंक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर पेस्ट किया है, मैंने देखा। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और एंड तक वीडियो देख रहे हैं, इससे मुझे समझ में आता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है। तो जितना हो सके वीडियो शेयर करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं नया वीडियो जब अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बच्चों, मुझे लगता है आप लोग मुझे इजाज़त दे दो, मैं यहाँ पे रुकती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।